हाँ दोस्तों, आज चर्चा का विषय है अम्ल वर्षा। इस टर्म से भी आप सभी लगभग वाकिफ ही होंगे। अम्ल वर्षा यानी ऐसी वर्षा जिसमें अम्लीयता हो। अब एक क्वेश्चन सामान्य उठता है कि जो सामान्य वर्षा होती है क्या वो भी अम्ली होती है, वो या एकदम सही होती है? तो आप में से बहुत से बच्चे ही कह देते हैं कि जो वर्षा होती है एकदम डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो एकदम प्योर वाटर है, वो अम्ली नहीं है, क्षारी नहीं है। ये गलत है। आज पहला क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो सामान्य वर्षा है, सामान्य वर्षा है वो भी अम्ली होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसका पीएच वैल्यू 5.6 होता है, ये नोट कर लीजिए। यानी सामान्य वर्षा भी अम्ली होती है और उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.6 होता है। वो क्यों अम्ली होती है? तो देखिए है क्या, एकदम स्वच्छ वातावरण हो, जब हम लोग ऑटोमोबाइल या उद्योग नहीं डाले थे तो भी हम सांस तो लेते थे, ईंधन तो जलाते थे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में नॉर्मली इमिशन कार्बन साइकिल के थ्रू जाती थी, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती थी? कार्बोनिक एसिड बनाती थी, H2CO3 बनाती थी, और इसके कारण हमारी वर्षा क्या हो जाती थी? एसिडिक हो जाती है। यानी सामान्य वर्षा में भी कार्बोनिक एसिड पाई जाती है और उसका पीएच वैल्यू 5.6 होता है। अब एक बात मैं समझा दूं, थोड़ा सा यहाँ साइंस है। पीएच वैल्यू पे तो कभी साइंस में डिस्कस किया जाएगा, अगर मैं साइंस बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे बस ये बता दूं कि 7 पीएच वैल्यू उदासीन होता है। 7 अगर किसी चीज का पीएच वैल्यू है तो वो क्या है? उदासीन है। और 7 से कम है तो अम्ली है, एसिडिक नेचर होगा। और 7 से अधिक है तो क्या होगा? अगर अधिक है तो ये क्षारी होगा, बेसिक होगा, क्षारी होगा। तो अगर 5.6 क्या है? 7 से कम है, यानी 5.6 कुछ यहां है, तो क्या है? हल्का सा सामान्य वर्षा भी थोड़ा सा अम्ली होती है। मेरा बताने का मतलब यह है। पीएच वैल्यू भी यहां आपने थोड़ा सा समझ ही लिया होगा। अब देखिए, अब बात आती है फिर अम्ल वर्षा क्या होती है। तो सामान्य वर्षा के जो पीएच वैल्यू है उससे ज्यादा अम्ली हो जाना ही क्या है? अम्ल वर्षा है। यानी होता क्या है कि हम लोग जो आजकल गाड़ियां चला रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाए हुए हैं, इससे ये जब इन्वायरमेंट में जाता है तो ये जल के साथ रिएक्ट करके फिर अम्ल वर्षा कराता है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसका कितना होता है? 4.5 पीएच वैल्यू होता है। यानी 4 से लेकर 5 पीएच वैल्यू जब हो जाता है तब हम उसको क्या कह देते हैं? एसिड रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए एसिड रेन क्या है, अगर ये बात आ जाए व्हाट इज एसिड रेन, तो जब वर्षा जल का पीएच मान 4 से 4.5 के तक हो, के मध्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? अम्ल वर्षा कहेंगे, कहते हैं। मुझे लगता है कि समझे होंगे। सामान्य वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6, और हालांकि इससे नीचे आने पर एसिडिक होने लगेगी वर्षा, लेकिन अम्ल वर्षा कब घोषित होगी? जब उसका पीएच वैल्यू 4 से 4.5। ये याद रखिए। ये और किसी कलर में दे दें, रेड कलर में, ये
4 to 4.5 pH वैल्यू है तो वो क्या है, अम्ल वर्षा है। अब दूसरा पॉइंट उठता है कि अम्ल वर्षा होती कैसे है, क्यों होती है, पहले तो नहीं होती थी, कि अम्ल वर्षा कैसे होती है, इसको समझाता हूं। 4 चरण हैं इसके। पहला चीज कि हम लोगों ने जब ये भौतिकवाद किया, यानी फैक्ट्रियां लगाई, गाड़ी चलाया, ट्रक चलाया, रोज गाड़ी बढ़ती जा रही है, तो रोज धुआं, रोज उठ रहा है पोल्यूशन। तो क्या क्या उठा रहे हैं, पहले तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उठाते थे, तो चलो कार्बन डाइऑक्साइड चलता था और थोड़ा कम उठाते थे। अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अब सल्फर डाइऑक्साइड भी जा रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो इमिशन हो रही हैं, फिर ऊपर जब ये हवा के साथ बिखरती हैं वायुमंडल में, तो पहला चरण है उत्सर्जन। इसको 4 चरण में कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा 4 चरण में। पहला चरण है उत्सर्जन, किसका, प्रदूषक गैसों का, प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन। कौन कौन सी प्रदूषक गैसें हैं, यहां है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब प्रदूषक गैसें वायुमंडल में हम खूब उड़ेल रहे हैं। तो पहला चरण उड़ेलना। दूसरा चरण क्या है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, सेकेंड स्टेप ये है कि जब हमने इमिशन किया, जब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इमिशन किया, उत्सर्जन किया, यह प्रथम चरण है। किसका इमिशन किया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का इमिशन किया। तो दूसरा चरण क्या है, यह प्रथम चरण है। दूसरे चरण में ये फैला कहां, ऊपरी वायुमंडल में। अब ऊपरी वायुमंडल में फैल गया, तो तीसरे चरण में क्या होगा, पहले दूसरा चरण में इसका विसरण, वायुमंडल में विसरण हुआ, वायुमंडल में इसका एक तरह कह सकते हैं कि घुल गई। तो अब ये प्रदूषक गैसें जब वर्षा होगी H2O के साथ मिलती हैं, किसके साथ, H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कार्बोनिक, ध्यान दीजिए यही लिख लीजिए, कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। अम्ल बनाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाएगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल बनाएगी। ये सारे अम्ल पानी के साथ कैसे बन रहे हैं, H2O से मिल के बन रहे हैं। यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड H2O से मिली तो नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब एसिड जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसी पानी के साथ, फिर क्या करते हैं, नीचे आते हैं। अब जब नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, तो जल में अम्ल बढ़ जाएगा, तो जलीय जीवों के लिए नुकसान। यानी अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है, तो अम्ल वर्षा का जो प्रभाव है वो क्या है, वो बड़ा डेंजरस प्रभाव है। बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं 4 to 4.5 इसका वो हो जाता है। तो ये पेड़ की पत्तियों को, मतलब भाई एसिड गिरे तो क्या होगा, पेड़ की पत्ती गल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये गिर रही है, अब ये हरियाली क्या होगी, खत्म होगी, इसमें पेड़ की पत्तियां सड़ेंगी, जलीय जीवों के लिए समस्या आएगी। अब देखिए इसका अम्ल वर्षा का जो प्रभाव है, मेन प्रभाव तो वन पेड़ पौधों पर है। दूसरा प्रभाव जलीय जीवन पर है। पेड़ पौधों को क्या होगा, इसमें
पत्तियां, भाई अम्ल गिरेगा, पत्तियां जब खराब हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जड़ों में भी अम्ल पहुंच जाता है तो मृदा भी अम्लीय हो जाती है। जलीय जीवन में क्या होगा कि जब जल में अम्लीयता बढ़ जाएगी तो जल के जो जीव हैं उनकी प्रजनन क्षमता घट जाएगी, वो खुद भी मरने लगते हैं, तो ये सब कीट उट मर जाते हैं। तो इस तरह से एक तरह कह सकते हैं जैव विविधता ह्रास होने लगेगा। मिट्टी में भी अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, आप जानते हैं कि मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में जो होगा वो क्या करता है, नाइट्रेट, नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन जो वायुमंडल में उसका फिक्सेशन, स्थिरीकरण करते हैं। इसीलिए एक चीज और बता दूं यहाँ पे, इसको आप लोग ये करिएगा कि स्क्रीन ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, लेकिन इसके लिए मैं चाहे तो हट जाता हूं, आप एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये अम्ल वर्षा का प्रभाव मेंस में भी लिखने को आ सकता है और इसीलिए मैंने लिख दिया कि बोलने में आप हो सकता ना लिख पाए, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ मैं जो एक चीज बताने जा रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया कि अक्सर हम लोग खेत में फसलों को जला, मतलब कि जो फसल काटने के बाद जो बचता है शेष अवशेष उसका, उसको जलाने की एक प्रथा आ गई है। ये बहुत बड़ी, मैं यहाँ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसानों द्वारा एक बहुत बड़ी गलती या बेवकूफ़ी कह सकते हैं होती है। जब आप उसको जलाते हैं ना तो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं मृदा में, जो कि मृदा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत आवश्यक हैं, तो आप बहुत बड़ा नुकसान अनजाने में कर जाते हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये भूगोल पढ़ रहे हैं तो उस नॉलेज को थोड़ा अप्लाइड भी करिए अपने चारों ओर, क्योंकि ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए व्यवहारिक रूप से। तो लोगों को अवेयर करिए कि ये फसलों को न जलाएं, इससे बहुत बड़ा नुकसान, थोड़ा सा श्रम बचत के लिए अब ऐसा कर देते हैं लोग, तो इसलिए कानूनी ढंग से भी ये गलत है। अब देखिए अन्य जो प्रभाव हैं, जो सबसे बड़ा प्रभाव हम लोगों के भारत में अगर देखिए तो ताजमहल पीला होता चला जा रहा है। क्या होगा, स्मारक पे आते हैं तो स्मारक का जो ऊपर की परतें हैं वो अपक्षय करता है, एक तरह से कलर को फेड करता है, तो कहीं ना कहीं जो चूना वाली चीजें होती हैं उनके साथ रिएक्शन कर देता अम्ल, तो बहुत तेजी से वो क्या करती हैं, डिके करती हैं। तो भवन स्मारक ये सब पे एक तरह से निगेटिव इफेक्ट अम्ल वर्षा का पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पे भी, त्वचा पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन श्वसन के लिए बहुत ज्यादा समस्या कर देता है ये अम्ल वर्षा। तो कोशिश किया करिए कि जब पहली वर्षा होती है तो बाहर मत निकलिए, क्योंकि उसका एसिडिक नेचर बहुत अधिक होता है। गांव में देखिए, गांव के लोग जो पहले कहावतें कहते थे वो बहुत अच्छी कहते थे। हम छोटे थे तो लोग कहते अरे अभी पहली वर्षा है बाहर ना निकलो, तो हकीकत यही है कि उस समय एसिडिटी बहुत अधिक होती है पहली वर्षा की, क्योंकि उस समय बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उद्योग वहां नहीं भी है तो भी रहेगा इन्वायरमेंट में, तो कारण आप समझ ही चुके होंगे। अब एक बात बहुत अच्छी है इससे रिलेटेड, और ये कह सकते हैं कि बड़ा दुखदाई भी, हास्यास्पद भी है, कि कर्ता कोई है और भोगता कोई और है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो प्रदूषण करता है यूएसए बहुत अधिक करता है, और पछुआ पौने यहां चलती है। अगर थोड़ी भी ज्योग्राफी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो यहां पे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कौन सी पौने चलती हैं, पछुआ पौने चलती हैं। अब ये पौने इस पॉल्यूशन को, मैंने दिखाया था ना कि अभी जब वहां पे कि पहला अवस्था उत्सर्जन की है, दूसरी अवस्था उसको फैलाने की है। तो फैलाने में क्या होता है कि यूएसए का सारा प्रदूषक गैसेस कहां पहुंच जाती है, यूरोप में, वो भी यूरोप के उन देशों में जहां बहुत ग्रीनरी है, जो कि बेचारे बहुत पोल्यूशन करते ही नहीं है, जहां 70% फॉरेस्ट है, जिसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, स्कैंडिनेवियन देश तो बहुत ही
मतलब त्रस्त हैं अम्ल वर्षा से, क्योंकि ये यहाँ जाता है और फिर बारिश के साथ घुल करके यहाँ एसिड रेन कर देता है। आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा देख रहे हैं, ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से है, और जबकि इसकी कोई गलती, ये इतना इमिशन करता ही नहीं है बेचारा। यानी ये प्रदूषक गैसों का इमिशन सबसे कम कर रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यानी गलती कोई और कर रहा है, भुगत कोई और रहा है। इसीलिए अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब कोप वाली बैठक हुई थी यहाँ यूरोप में, तो अमेरिका का विरोध पहली बार इन लोगों ने जलवायु परिवर्तन पे किया था, क्योंकि कर तुम रहे हो अब भोग हम रहे। नहीं तो पहले यूरोपीय जो थे भाई, यही यूरोप के लोग यहाँ गए थे, तो ये दोनों बहुत साथ रहते थे, लेकिन इस बात पे विभेद हो गया इनमें। तो ये कहीं ना कहीं ये बात समझिएगा। बाकी अम्ल वर्षा का प्रभाव देखिए अमेजन वन पे भी खूब देखने को मिलता है, इस क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। ये वाला रीजन भी अम्ल वर्षा से बहुत प्रभावित क्षेत्र है। तो स्वाभाविक बात है कि जहां बारिश हो रही है वो क्षेत्र प्रभावित है, और अगर उसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र हैं तो वो ज्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि जहां उद्योग लगा है वहीं बारिश होगी। हमने बताया ना कि दूसरे चरण पे वो प्रदूषक गैसें दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, तो उन जगहों पे बारिश करती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे इंडिया में हम लोगों ने क्या किया है कि आगरा के आसपास हम लोगों ने बैन कर रखा है, मतलब कि बहुत सारी गाड़ियों को नहीं चलने देते हैं या इंडस्ट्री नहीं डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे ताजमहल हमारा एक बहुत ही मतलब कि विश्व के 7 अजूबों में एक अजूबा है, और वो बेचारा खतरे में है अम्ल वर्षा से। तो भारत में कहाँ अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा होती है? तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और एनसीआर रीजन है। तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट दे दिया है, इंपॉर्टेंट निष्कर्ष दे दिया है कि अम्ल वर्षा का स्तर मौसम, हवा की दिशा और प्रदूषण के स्रोत पर निर्भर करता है। यानी आसपास अगर प्रदूषण हो रहा है तो भी अम्ल वर्षा होगी। यानी अगर जैसे मान लीजिए जो क्षेत्र प्रदूषण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनके यहाँ नहीं होगी, वहां भी होगी। दूसरी चीज है कि वहां मौसम, मान लीजिए आप खूब प्रदूषण कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं या कहीं, वहां बारिशें नहीं होती है, तो जब बारिशें नहीं होती है तो अम्ल वर्षा कैसे होगी? तो मौसम भी होना चाहिए। अक्सर आप देख रहे होंगे वही हो रहा है जहां पे बारिश होती है। तीसरी चीज है हवा की दिशा। तो ये तीनों पॉइंट को समझ लीजिए, मौसम कैसे अम्ल वर्षा को प्रभावित करता है, प्रदूषण का स्रोत कैसे प्रभावित करता है, और हवा की दिशा। 3 पॉइंट मैंने उठाया है, ये मेंस के लिए बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं? मौसम कैसे, भाई बारिश हर जगह बारिश तो होती नहीं है, तो हर जगह अम्ल वर्षा नहीं होती, चाहे वहां खूब इंडस्ट्री है। भाई राजस्थान में इंडस्ट्री डाल दीजिए, बहुत अधिक बारिश नहीं होती है। तो जहां बारिश नहीं है, रेगिस्तानों में इंडस्ट्री डाल दीजिए, वहां बारिश नहीं, वहां अम्ल वर्षा कुछ नहीं होगी। लेकिन ऐसा है नहीं कि उनका वर्षा नहीं, वो जहां जाएगा वहां तो वर्षा। हवा की दिशा पता चला यूएस से कर रहा है और हवा लेके चली गई स्कैंडिनेविया, नॉर्वे में वर्षा करा रही है। फिर प्रदूषण के स्रोत, यानी आसपास अगर प्रदूषण हो रहा है तो अम्ल वर्षा तो श्योर होगी, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अम्ल वर्षा पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो रिसर्च, तो यहाँ एक चीज है, यूएनईपी तो कर ही रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन यहाँ पर एक EMEP है, यूरोपियन मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन प्रोग्राम है। इसका हेडक्वार्टर ओस्लो में है, जो कि अम्ल वर्षा पे खूब ज्यादा डेटाज कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ 2 समस्याएं हैं। कई बार छोटे एग्जाम में अम्ल वर्षा का मुख्यालय कहाँ है पूछ देता, यार अम्ल वर्षा तो एक प्रक्रिया है, उसका क्या मुख्यालय होगा? लेकिन इसकी जो मॉनिटरिंग करते हैं संगठन, उनमें यह है एक EMEP हेड है, अच्छा खासा, मतलब उसका भूमिका बहुत अच्छी है, और उसका मुख्यालय ओस्लो में है। तो यही क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि अम्ल वर्षा पे भी आप लोगों को एक अच्छी क्लियरिटी आ गई होगी, और इस तरह के टॉपिक्स पे और अच्छा समझने के लिए, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं खोल दे रहा हूं, तो यहाँ पे
तो कम टॉपिक्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हो रहे हैं। आगे चल के और भी कोर्सेज, टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है, बहुत सारे लाइव क्लासेस आने जा रहे हैं, तो आप उसको डाउनलोड करिए। दूसरी चीज है कि YouTube पे मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इस तरह के और भी टॉपिक्स लाऊं, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर दूसरों तक करिए, ताकि ये एक आंदोलन जो मैं लाना चाहता हूं, भूगोल की समझ विकसित करना चाहता हूं। भूगोल को मैं चाहता हूं लोग रटे नहीं, भूगोल को समझें। तो इसमें मेरा सहयोग करें। थैंक यू।